नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022-23 के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लाजवाब सेट की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। 2021, 19, 15, 18 में जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वही प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, वे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई, सवाल आपके सामने है, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज जो है ये किस वर्ष में की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस 1958 में, यानी कि 1958 में। कब की गई? 1958 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के सामने, जैसे गाइस अशोक के कांधार अभिलेख की खोज जो है ये 1958 में की गई। और जो कांधार अभिलेख है या गाइस एक द्विभाषी राख शिलालेख है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई? तो 1750 में पादरी फैंथलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या जो है ये कुल मिलाकर के 14 है। अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार, अशोक के जो अभिलेख हैं इसको पढ़ने में पहली बार सफलता जो हासिल की वो जेम्स प्रिंसप ने हासिल की थी। और कब हासिल की थी? तो 1837 यानी 1837 में। तो एक के क्वेश्चन के बदले 2-3 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा या अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो आप क्या कहेंगे? जेम्स प्रिंसप ने। कब पढ़ा? 1837 में, यानी 1837 में। अशोक के कुल मिलाकर के कितने अभिलेख हैं? तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई? 14 अभिलेख इसमें है, ठीक है। बाकी गाइस इसमें कहा जाए कि सबसे लंबा अभिलेख या सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें गाइस जो 13वां अभिलेख है या 13वां का है वो गाइस है ये आपका सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें कलिंग के विजय का वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? बेटी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। आपको बताना है कि बेटी जो है किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के से जो गाइस एकत्रित किया गया कर था, ये बेटी जो है ये किस वंश से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। एंड माय डियर, यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा चालुक्य। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर, सॉरी डी आंसर होगा आपका चोल, ठीक है। चोल आपका राइट होगा। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए, जैसे गाइस कि चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। इस काल में उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, इसको आप देख लीजिए। प्रश्न है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई में, जो कि गाइस सन 1757 में लड़ी गई थी। और आप ये जानते ही हैं कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी ये गाइस अंग्रेज़ रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। और इसमें अंग्रेज़ जो हैं ये विजयी हो गए थे, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो आप क्या कहेंगे? 1757 में। 23 जून सन 1757 में प्लासी में हुई थी प्लासी का युद्ध, ठीक है। और ये गाइस बंगाल के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज़ के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के मध्य हुई। इसमें विजयी कौन हुआ? तो इसमें विजयी हुए थे अंग्रेज। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? हाँ, एक बात आपको बता दें गाइस कि मैंने पिछले 2 दिनों में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट गाइस किया था कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए। तो मैंने गाइस पहला ऑप्शन रखा था सारनाथ, दूसरा लुम्बिनी और तीसरा मैंने रखा था शायद श्रावस्ती। तीसरा श्रावस्ती नहीं, तीसरा बोध गया था और चौथा श्रावस्ती था, ठीक है। तो देखिए गाइस इसमें अब देखो ऐसे पता नहीं कहाँ से कोपले सोपले आ जाते हैं कि बिना पूरा प्रश्न न पढ़े
फटाक से आंसर पर क्लिक कर दिए। मैंने लिखा था कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए, और जानते हो सबसे ज़्यादा वोट किस पे आया है? सारनाथ पे आया है। भैया याद रखिएगा, जब ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो गाइज उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया, तो आप कहेंगे श्रावस्ती में। कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। अगर ये पूछ लिया जाता कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो आप कहते सारनाथ में, ठीक है। लेकिन गाइज बिना पढ़े 90% बच्चों ने केवल और केवल ऑप्शन ए पर ही टिक किया है। आप देख लीजिएगा, अभी जा करके देख सकते हो कि बिना पढ़े कितना जल्दबाजी में करें। भैया जल्दी काम शैतान का होता है ना, पढ़ा होगा तो शैतानी वाला काम क्यों कर रहे हो फालतू का, ठीक है। ये गाइस लुल्लू पंजू वाले सवाल अब छोड़ दो, ठीक है। जो लड्डू वाले सवाल होते थे उसको छोड़ के पेड़ा वाले सवाल बनाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया। बुद्ध का जो वहाँ पर निर्वाण हुआ ये कुशीनगर में ही हुआ था। प्रथम उपदेश जो है गाइस इन्होंने सारनाथ में दिया, और सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती में दिया, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इनके जो गाइस बुद्ध के त्रिरत्न थे वो थे बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी बता रहे हैं कैप्टन अलेक्जेंडर रीड बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि गाइस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया या किसने लागू किया, तो आप क्या कहेंगे? कार्नवालिस ने। महालवाड़ी जो ये किसने गाइस? तो ये हाल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने कि मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। अब आपको ये बताना है कि मोहनजोदड़ो में जो गाइस महान स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में, इसमें जो स्नानागार था गाइस इसको जलरोधी बनाया गया था। किसकी परत चढ़ा करके? तो आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक चारकोल यानी कि नेचुरल टार का प्रयोग करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चारकोल का प्रयोग करके गाइस इसको मजबूत बनाया गया था, जलरोधी बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चारकोल। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि गाइस मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा जो है ये विद्यमान थी, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? यानी आपसे पूछा जाएगा इसकी महेश दास जो है ये किसका एक वास्तविक नाम है, तो आप क्या कहेंगे? ये जो है ये गाइस महेश दास जो है ये बीरबल का एक वास्तविक नाम है। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही होगा, बीरबल का, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे गए, इसको आप देख लीजिए। गाइस जो यहाँ पर भगवान दास हैं ये अमीर उल उमरा का पूरा नाम था। अबुल फजल जो ये अनवर ए सादत, फैज जो है ये यार ए दानिश, और बीरबल ये जो थे गाइस कवि प्रिय थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। कहने का मतलब ये है कि बाबर ने किसी युद्ध पद्धति की शुरुआत की, और कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि उसमें जो सेना होती थी, आर्मी होती थी, उसको कई सारे विभागों में विभाजित किया जाता था ताकि जो दुश्मन है हमारे उनको हम एक तरीके से घेर सकें या उनको बंदी बना सकें। ऐसी एक योजना बनाई जाती थी बाबर के द्वारा। उस योजना का नाम होता था तुलगुमा। क्या नाम होता था भैया? तुलगुमा। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 14/11/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। अब यहाँ पर जैसे गाइस आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? बाबर ने। तुलगुमा पद्धति किसने शुरू की, तो क्या कहेंगे? बाबर ने। कब शुरू की? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ मेरे प्यारे भाई? 1526 में। तो ये पूरी की पूरी बात आप याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में टपक पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। मुगल साम्राज्ञी नूरजहाँ द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? फलाना धमाका बना करके चला गए और इसके बाद हमसे रटवा रहे हैं, है ना।
अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा में है। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस, ईरान निवासी मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ठीक है, इनका नाम क्या था? मेहरुन्निसा। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि दी थी, क्योंकि गाइस जो नूरजहां थी उनका जो विवाह हुआ था ये किसके साथ हुआ था? तो ये जहांगीर के साथ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? बहुत गजब का क्वेश्चन, एग्जाम में टपकने के बहुत ज़्यादा चांस है। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस, जो राजा आम्भी थे ये गाइस तक्षशिला के राजा थे। बी आंसर आपका जो है ये एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि अम्भी ने 326-27 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में किसका शासन था? तो ये आम्भी का ही था। हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? राइट हो जाएगा, उन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी के सामने है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस, सूफी संतों में शिष्यता ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता था। सूफियों के जो संघ होते थे, इन धर्म संघों को दो भागों में बांटा गया था। एक का नाम था बासारा, दूसरे का नाम था बेसारा। भैया देखो, बासारा, बेसारा, बेचारा, पेचारा, पता नहीं कुछ भी, लेकिन अब इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, नाम उसका क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया था और उसका नाम जो था ना, वो क्या नाम था भैया? सीरी नाम था। क्या नाम था? सीरी नाम था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस आप सभी के सामने यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। हो सकता है कि पूछ लिया जाए घोड़ा दागने की प्रथा शुरुआत किसने की, तो आप क्या कहेंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे अगला, लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे, यानी लाला लाजपत राय जो थे ये किसके एक सक्रिय सदस्य थे? प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जो लाला लाजपत राय थे ये कौन किसके एक सक्रिय सदस्य थे, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि जो लाला लाजपत राय थे मेरे प्यारे भाई, ये गरम दल के नेता थे। आपसे पूछ लिया जाए अगर कि लाला लाजपत राय किस दल से संबंधित थे, गरम दल या नरम दल, तो आप क्या कहेंगे? गरम दल से संबंधित थे। आर्य समाज की स्थापना जो ही किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। कहाँ की? मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस औरंगजेब से। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज की पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से, जो हड़प्पा सभ्यता से मिली ईंटें थीं, उनका जो निर्माण हुआ मेरे प्यारे भाई, वो पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर जो गाइस रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी में उसका उपयोग कर लिया गया था, जो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा स्थल से मिली हुई मूर्तियाँ थीं, ये सॉरी ईंटें थीं। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ईंट का प्रयोग किया गया था। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने मेरे प्यारे भाई। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं और प्रश्न क्या कह रहा है उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। एलिफेमा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों यानी कि रॉक आर्ट का संग्रह किसका है? कहने का मतलब जो एलिफेंटा गुफा है ये गाइस किस संप्रदाय से जुड़ी है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा शिव संप्रदाय से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव। ऑप्शन सी एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एलिफेंटा गुफा है कहाँ, तो आप क्या कहेंगे गाइस? ये है मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप में।
एलिफेंटा गुफाएं में कुल मिलाकर के 7 गुफाओं का सम्मिश्रण किया गया है और अर्धनारीश्वर की यहाँ पर प्रतिमा है। आपसे पूछ लिया जाए अर्धनारीश्वर की प्रतिमा किस गुफा में है, तो आप क्या कहेंगे, एलिफेंटा गुफा में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका हम्पी, जो कि मध्य प्रदेश में है, सभी जानते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हम्पी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? यानी कि जो गाइस जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, या जिन्हें आप कहते हो अंतिम तीर्थंकर, वर्धमान महावीर का जो जन्म है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बिहार में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस। जो कुंडल ग्राम था वैशाली, वहाँ पर हुआ। मृत्यु जो है गाइस ये 468 ईसा पूर्व में राजगीर पावापुरी में हुई, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो प्रथम तीर्थ अंकर थे वो थे गाइस ऋषभदेव। जो 23वें तीर्थ अंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे, तो वो थे, या अंतिम जो थे वो कौन थे, वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कहीं कहीं कभी कभी गाइस आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि सम्यक दृष्टि, तो आप क्या कहेंगे, सम्यक दृष्टि भी। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूंगा इसकी, जो सम्यक का मतलब होता है, सम्यक का मतलब होता है सही, सही दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। परहैप्स ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगला देखो। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। कहने का मतलब यह है, अब आपने पढ़ा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता था, या गाइस कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो शहर हुआ करते थे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया आपका, या गाइस कहा जाए आपका लोथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, या गाइस कहा जाए कहीं भी कोई भी मानो आप, या कालीबंगा, या जो गाइस हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मिले, इन सभी के जो गाइस कहा जाए तो 2 भाग हुआ करते थे, ठीक है, एक ऊपरी और एक निचला। जबकि जो धौलावीरा शहर है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा, जो धौलावीरा शहर है ये 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका, 3। एग्जैक्ट सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन सा भाग हुआ करता था। इसमें एक नया भाग सम्मिलित कर दिया जाता था, दुर्ग भाग। दुर्ग भाग का मतलब ये हुआ गाइस कि जहाँ पर बड़े बड़े किले बने हुआ करते थे, उसे कहा जाता था दुर्ग भाग, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बड़वार बड़वार बने रहा करते थे। मतलब बड़वार बड़वार का मतलब ये हुआ भैया कि मतलब जैसे जैसे कहा जाएगा इसकी आर्थिक रूप से संतुष्ट, या कहा जाए तो आर्थिक रूप से मजबूत जो हुआ करते थे, यानी कि धनवान में और गाइस पूंजी में, इन सभी में जो मजबूत हुआ करते थे वो दुर्ग भाग में रहा करते थे। जो उनसे मध्य में हुआ करते थे वो मध्यम नगर में रहा करते थे। जो उनसे निचले में हुआ करते थे वो निचले भाग में रहा करते थे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि गाइस धौलावीरा जो है यह है कहाँ पर, गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ वर्ष कब टूटा? यानी कि जो सोवियत संघ है ये कब टूटा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 में, यानी कि 1991 में, 26 दिसंबर 1991 को। विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बास्टील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? बास्टील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? राइट हो जाएगा आपका फ्रांस की क्रांति को। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब गाइस अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति जो है ये कब घटित हुई, तो आप क्या कहेंगे? ये जो फ्रांस की क्रांति है ये 1789 में घटित हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार पहले सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से एक बार लाइक कर दें। फिर आगे हम बढ़ेंगे। सभी मित्र तक क्लास को शेयर कर दीजिए। मित्र मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है।
मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, जैसे बास्टिल की घटना कब घटित हुई, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या कहेंगे 14 जुलाई सन 1789 को। और फ्रांस की क्रांति जो है गाइस ये 14 जुलाई सन 1789 के आसपास ही घटित हुई थी। इसीलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि रूस की क्रांति कब हुई तो आप क्या कहेंगे 1917 में हुई, और इसी के द्वारा जार का पतन भी हो गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ें, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये वही है, इसको मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर से दोबारा स्किप हो गया है। अगला देखो, को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसे हम एशिया की ज्योति या गैस कहा जाए एशिया का प्रकाश या फिर लाइट ऑफ एशिया हम किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में आपके आ जाए। राइट हो जाएगा बुध, बी आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध को एशिया की ज्योति कहा जाता है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि गाइस इन्हीं के जीवन पर जो एडविन अर्नाल्ड हैं, इन्होंने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना भी की है। अब गाइस अगर खुदा ना खास्ता एग्जाम में आ जाए, टपक ही पड़े अगर गाइस, जैसे कि लीक हो जाए पेपर और आपको ये मिल जाए द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक, तो आप क्या कहेंगे, इसके रचनाकार कौन है, एडविन अर्नाल्ड हैं, ठीक है। अगर टपक पड़ा तो, नहीं टपका तो कोई बात ही नहीं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा जो है ये किसने दी थी, तो बीसेंट चर्चिल ने दी थी। किसने दी थी, बीसेंट चर्चिल ने, ठीक है। सब बेकार हुआ करते थे, हमें लगता है सब बेकार थे, होते तो बताते। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई ये कब हुई। राइट हो जाएगा आपका नागपुर में, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई, 1920 में हुई। इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने की थी। हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए। अगला, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। गजब का क्वेश्चन है। अब देखो, जो श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर मेरे प्यारे भैया, तो देखो जो श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था ये 2009 में समाप्त हुआ था। कब हुआ था, 2009 में। जो श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ ये कब समाप्त हुआ, 2009 में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आप यहाँ पर देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, पता नहीं क्या हो गया था, ठीक है, गले में थोड़ी खराश हो गई थी, थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है, माइक में प्रॉब्लम है, तो मैनेज कर लीजिएगा। देखो अभी भी कुछ लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। जो गाइस श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ ये मुख्य रूप से द्वितीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में लड़ा गया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो ये गृह युद्ध हुआ था कम से कम लाख लोग मारे गए थे, मारे गए पीटे गए, हमसे क्या मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध क्या थी भैया, रूसो क्या थी, एक चिंतक थी। क्या थे, चिंतक, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं गाइस। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है ये किसने दिया, तो आप क्या कहेंगे, जैकस रूसो ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा टफ या थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। क्या कह रहा है, देखो, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था कंपनी के शासन को समाप्त करने का। और ये कौन सा अधिनियम या एक्ट हुआ, ये हुआ था गाइस भारत सरकार अधिनियम। क्या हुआ था मेरे मित्र, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम। राइट क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे भाई, इसको आप देख लीजिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि जिन्हें आप कहते हो VHU की जो स्थापना हुई ये किसने की। जो BHU या गाइस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। और कब की मेरे प्यारे भाई, 1916 में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जब गाइस BHU की स्थापना हुई तो इस समय जो भारत के गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे गाइस हार्डिंग। कौन थे, हार्डिंग थे। अब भैया देखो लाड़ पाड़ इसके पीछे मत लगाना, ठीक है, बहुत ही बेकार नालायक कुत्ता हुआ करते थे। इसको देखो, सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्त सॉरी मित्र,
पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। कहने का मतलब है कि 5 मार्च 1931 को जो संवैधानिक सुधार की शर्तें हुआ करती थी उनमें बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, यानी कि जिन्हें आप कहते हो महात्मा गांधी, उनके साथ किसने उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। राइट हो जाएगा आपका इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। तो लॉर्ड इरविन आपका राइट हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्य के प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ की आत्मकथा किसकी है? ये किसकी आत्मकथा है आपसे ये पूछा जा रहा है। जो सत्य के प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ नामक पुस्तक है, ये जो है ये किसकी है? ये है महात्मा गांधी की, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक की जो है लेखक हैं या ये किसकी आत्मकथा है ये पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम तो ये है गाइस विंग्स ऑफ फायर। आगे बढ़ते हैं। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? हवा महल जो है ये कौन से शहर में है? मेरे मित्र याद रखिएगा जो हवा महल है ये है राजस्थान की जो राजधानी है, जयपुर, यहाँ पर है हवा महल। ठीक है। दिल्ली में लाल किला है, आगरा में ताजमहल है, ताजमहल प्यार की निशानी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? गांधी इरविन समझौता कब हुआ गाइस? ये आपका 1931 में हुआ, मार्च 1931 में। ये किस आंदोलन से संबंधित था? ये था गाइस सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। ए आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और रॉलेट एक्ट जो है कब पास हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। असहयोग आंदोलन तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित थे? फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से कौन प्रेरित थे? राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। ए आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल गाइस कि भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले वो कौन से भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? राइट हो जाएगा आपका कव्वाली। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना में किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ब्रह्म समाज की स्थापना में किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय की। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर ये पूछ लिया जाए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की तो आप क्या कहेंगे? 20 अगस्त 1828 को। कब की भैया? 20 अगस्त 1828 को। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो गाइस यहाँ पर लतीफ़ खान है ये मंसूर सारंगी वादक है। रविशंकर जो हैं ये सितार वादक हैं। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे प्लासी का युद्ध जो है ये कौन से वर्ष में लड़ा गया था? अब आपने गाइस इसके पहले देखा कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। जीते इसमें कौन थे? वो अंग्रेज जीते थे। और ये कब लड़ा गया था गाइस? मैंने आपको बताया था ये 1757 में लड़ा गया था। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने मेरे प्यारे भाई। सवाल क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए। भारत का लौह पुरुष जो है किसको कहा जाता है? एक गाइस 5 सेकंड थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा साफ हो जाने दीजिए, 5 सेकंड मात्र वेट करना है। हाँ देखो, भारत का लौह पुरुष जो है किसको कहा जाता है? क्या कहेंगे आप? जो भारत का लौह पुरुष है गाइस ये कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें गाइस सरदार की उपाधि जो है ये किसने दी थी? अगर ये पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? जो सरदार की उपाधि है ये गाइस वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? बताएंगे, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है ये किसने दी थी? जब बारदौली सत्याग्रह हो रहा था तो उस समय जो बारदौली की महिलाएं थीं उन्होंने गाइज सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी या सरदार के नाम से पुकारा था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गाइज बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर को मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि, यानी कि जो गाइज रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने 1915 में जो मोहनदास करमचंद गांधी थे यानी कि जो महात्मा गांधी थे इनको महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या कर रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। ये गाइज आपका पूरा का पूरा जीडी लेवल क्वेश्चन आ रहा है, इस तरीके के एग्जाम में आपके आने के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। इस प्रश्न का राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए आंसर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मोरारजी देसाई भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, तो आप क्या कहेंगे, स्वतंत्रता सेनानी एवं देश के ये चौथे प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम जो थे ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। सन 1793 में जमींदारी प्रणाली की प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी। 1793 में जमींदारी प्रणाली की प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी, कार्नवालिस द्वारा। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक है मित्र, बहुत गजब का क्वेश्चन है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान एक मात्र ऐसे गाइस पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए बेनजीर भुट्टो कौन है, तो आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और मेरे प्यारे भाई खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी तथा इनेम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, या गाइस खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे मित्र। जो भारतीय जनता पार्टी हुई यानी बीजेपी हुई, इसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गाइस जो अटल बिहारी वाजपेयी थे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल में नहीं है। कौन विश्व विरासत स्थल में नहीं है ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आदमगढ़ शैलाश्रम। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा जो आदमगढ़ का शैलाश्रम है ये मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर में है। इसके अलावा गाइस आगरा का किला आगरा में है, भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। और ये गाइस जो भीमबेटका हुआ, अजंता की गुफा हुई, आगरा का किला हुआ, ये सभी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, यानी रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी, किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस जैसे कि आप यहाँ पर याद रखिएगा। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। बलबन जो है ये गाइस ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। और जो कैकूबाद थे ये बलबन के पोते थे। ठीक है, अब पोता थे भैया, नानी नाना मौसी मौसा फलाना धमाका, इन सब से हमसे क्या लेना देना, लेकिन मजबूरी है पढ़ना, मजबूरी समझो ही, हमसे इनसे क्या मतलब है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। अब इसमें आप गाइस जानते हैं मेहरगढ़ हो गया, कोल्डिहिवा हो गया, बुर्जहोम हो गया, ये है, लेकिन कुंतासी जो है ये नहीं है। मेहरगढ़ गाइस कृषि का साक्ष्य मिला, बुर्जहोम से गाइस जो शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला, और कोल्डिहिवा से गाइस चावल का साक्ष्य मिला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर ये लिखा भी गया है। मेहरगढ़ से गाइस जो कृषि यानी कि पशुपालन का साक्ष्य मिला था, कोल्डिहिवा से धान की भूसी मिली थी, इसके अलावा गाइस लोथल से भी चावल के साक्ष्य मिले थे। बुर्जहोम को प्लेस ऑफ बिल्ज कहा जाता था। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज जो है किसने डिजाइन किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो स्वराज ध्वज है गाइस ये किसने डिजाइन किया था, महात्मा गांधी ने। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल आप सभी के सामने, सवाल क्या करें इसको देखिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी बहुत है।
और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की, हर एक नई एसएससी जीडी की क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा गया था गाइस बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें लोकमान्य की भी उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा एलोरा गुफा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आप याद रखिएगा, जो अजंता गुफा है इसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण किया गया है, और जो कन्हेरी गुफा है इसमें बौद्ध कला का चित्रण मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जो गाइस पाठ चरक संहिता है इसके अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 360 होती हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और वैसे भी गाइस अगर सामान्य तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो 206, ये वही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था? जो गाइस तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर था, जिन्हें राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे राजा राज ने बनवाया था। ये गाइस जो है ये नयनार शिव से संबंधित था। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नयनार जो थे गाइस ये भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। अलवार जो है गाइस ये भक्त वैष्णव धर्म को मानते थे। अलवार भक्त जो है ये वैष्णव धर्म को मानते थे। अलवार का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कि जो भगवान की श्रद्धा में लीन हो। आदिशक्ति की उपासना करने वाले को संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा नेल्सन मंडेला की। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल कि अडॉप्ट ए हेरिटेज यानी अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये किसकी एक पहल है? अडॉप्ट ए हेरिटेज यानी अपनी धरोहर अपनी पहचान जो है ये गाइस किसकी एक पहल है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यटन मंत्रालय का। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जातक कथाएं जो हैं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? जो जातक कथा है मेरे प्यारे भाई ये किस संप्रदाय से जुड़ी है? राइट हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म यानी बौद्ध संप्रदाय से। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जो शुद्धि आंदोलन था इसके संस्थापक कौन थे ये पूछा जा रहा है आपसे। राइट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने शुद्धि आंदोलन की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तथा राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। या गाइस कहा जाए भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? राजा राम मोहन राय को। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे मित्र, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब गाइस मैं आप सभी से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये किसने दिया था? आप इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मेरे प्यारे भाई हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के सवाल यानी कि 121 से आगे के सवालों को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे भाई तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। इस बार तो सिलेक्शन होना ही होना है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपके सिलेक्शन में बाधा डाल सके। बस आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।